अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर जवेरिया आतिफ। बड़ी अवेटेड पॉडकास्ट है। आप लोगों ने भी बड़ा कहा था कि इनकी पॉडकास्ट होनी चाहिए और स्किन के बारे में सब कुछ हमें पता करके दे देंगे, स्किन हमारी ज़बरदस्त कैसे हो सकती है। तो बहुत सारी कीमती मालूमात आज की पॉडकास्ट में, पूरी पॉडकास्ट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पाकिस्तान। आप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान नहीं आती। थैंक यू सो मच। पहले नहीं आती थी, अब इंशाल्लाह आया करूंगी। चले जी, वेलकम टू द पाकिस्तान। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे पाकिस्तान में हमारी मेंटालिटी है कि हम एक सैलून में गए हैं, कुछ ट्रीटमेंट लिया है, किसी क्लिनिक में गए हैं, तो अगर तो रंग गोरा हो गया तो ट्रीटमेंट कामयाब है, निशानी है कामयाबी की कि वो रंग गोरा हो जाए। क्या यही मेंटालिटी दुबई यूएई में भी है या वहां पे लोग डिफरेंटली सोचते हैं? वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सैलून्स और स्पाज हैं जहाँ पे हम हजारों दिरहम स्पेंड करते हैं अपने आप को टैन करने के लिए, और आप जितना टैन दिखते हैं उतना आपको ज्यादा खूबसूरत समझा जाता है। अच्छा जी, बिल्कुल तो टोटली अपने पाकिस्तानी भी उधर टैन होते हैं? नहीं, हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर भी ऐसे ही हैं। वो गोरा ही होना चाहते हैं? वो गोरा ही होना चाहते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या वजह है कि हम पाकिस्तानियों को गोरा ही दिखता है? अच्छा देखिए, उसमें मुझे ये लगता है कि ना बहुत हमारी जो रूट्स हैं वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको हमारी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो डिफरेंट टोटके बताते हैं, ये पियो, ये खाओ, अनार का जूस पियो, कोकोनट जूस पियो, तो जो बेबी है वो गोरा होगा। तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है। बहन भाइयों में अगर 4 बहन भाई हैं, 3 गोरे हैं, एक का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो उसका नाम वैसे ही काली डल जाता है। और अपने ही जो ब्लड रिलेशन है वो उसको मजाक में उसके कलर पे बात करना जो है, इसको एक फन लिया जाता है। और जनरली 80% जो पेरेंट्स हैं वो इसको कोई बुरा नहीं मानते। वो कभी फैमिली के लोगों को ये नहीं कहते कि जी आप इस कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात ना करें या ये गलत है। वो चीज़ कहीं ना कहीं उस बच्चे को अनइंटेंशनली हर्ट कर रही होती है। वो चाहे लड़का है लड़की है, उसका कॉन्फिडेंस हिट हो रहा होता है। जब वो कॉलेज में जाती है, मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जिनको बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में नहीं शामिल करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि ये तो निग्रोज जैसी लग रही है, ये तो काली है, उसको उसको बुली किया जाता है उसके रंग की वजह से। तो टेक्निकली हमारा ये जो पूरा कल्चर बन गया है, बिकॉज हमारे कल्चर में ना किसी की बॉडी शेमिंग करना या उसकी फिजिकल अपीयरेंस में बात करना ना बहुत ही नॉर्मल लिया जाता है, बहुत एवरेज। लोग इसको इसमें क्या बुरी बात है, इसमें क्या है, मेरा भतीजा है, मेरी भांजी है, मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा। ऐसा नहीं होता। आपका जो मर्जी रिलेशनशिप है, साइकोलॉजिकली आप अगले को उतना ही हर्ट कर रहे हैं। वो जो उसके जहन में बचपन से वो बात बैठती है, जैसे ही वो 14, 15, 16 साल की एज में वो लड़का या लड़की आती है, रहती सहती कसर जो है वो टीवी पे गोरा करने वाली क्रीम्स की जो एड है वो पूरा कर देती हैं। वो एड्स बनती ही इस तरह से है जिसमें दिखाया जाता है कि जी आप हफ्ते में गोरे हो गए और आपकी जिंदगी के सारे मसले खत्म हो गए। आपको जॉब अच्छी मिल गई, शादी भी अच्छी मिल गई, गोरे रंग से आपको स्टैम्प मिल गई कि आप लड़की भी अच्छी है, आप लड़का भी अच्छा है, आपको पार्टनर भी अच्छा मिल जाएगा, आप लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज भी बाय कर लेंगे और जिंदगी सेटल डाउन हो जाएगी। तो वो जो एक इनमेच्योर 14-15 साल का जहन होता है ना, उसको ये सब सच लगता है। वहाँ से स्टार्ट होता है उन क्रीमों का इस्तेमाल, और वहाँ से स्टार्ट होती है वो एफर्ट, और फिर वो करते हैं अपनी स्किन का बेड़ा गर्क। लेकिन हाँ, हमारे कल्चर की ये जो रूट्स है यही हमें सिखाती हैं कि जी गोरा होने के बाद की जो जिंदगी है उसमें सब सुकून हो जाएगा। ये बताइएगा कि एज अ डॉक्टर आप क्या समझती हैं, जो गोरी स्किन है और जो टैन स्किन है, उसमें से बेहतर स्किन कौन सी होती है, यानी स्किन डिजीजेस के हवाले से, रेजिस्टेंस के हवाले से? अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने इस कायनात को ना बड़े ही लॉजिक और बड़े ही साइंस के साथ पैदा किया है। ये हम लोगों को लगता है कि जी ये ऐसे हमें भी गोरा बना देता। अल्लाह ताला ने हम जो गोरे हैं वो डिफरेंट वेदर में रहते हैं, वो सूरज के हिसाब से डिफरेंट जोन में रहते हैं। जो हम हैं, हमारा वेदर, हमारा एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होता है। आपने कभी देखा है कि बर्फानी रीच और जो आम प्लेन्स में रहने वाले जानवर हैं उनकी स्किन एक जैसी नहीं हो सकती। इसी तरह हम सबका कलर एक जैसा नहीं हो सकता।
अगर आपको मैं किसी ऐसे कपड़ों के या किसी भी और शोरूम में ले जाऊं जहां पर सारे की सारी चीज़ों के कलर्स और डिज़ाइन सेम हो, आपको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो अगर अल्लाह ताला हम सबको एक ही रंग के साथ पैदा करता, एक ही शक्ल के साथ पैदा करता, तो दुनिया बोरिंग होती। अल्लाह ताला ने डाइवर्सिटी दी है। कलर ऑफ स्किन जो है, हाँ ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आप अपने लिए कोई भी रंग चूज कर सकते हैं। जैसे आपको ब्लैक कलर पसंद है आप वो पहनते हैं, किसी को वाइट पसंद है, किसी को रेड पसंद है, तो पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि गोरा रंग बेहतर है या सांवला रंग बेहतर है। हमारी दुनिया के ये जो हमारे एशियन कंट्री हैं, यहाँ पे लोग गोरा होना चाहते हैं, बेशुमार पैसा खर्च करते हैं गोरे होने के लिए। जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं टैन होने के लिए। मैं ये कहती हूँ कि स्किन का जो कलर है वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन उसको बदलने के लिए एक ख़ास लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अपनी बॉडी को नुकसान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्किन है वो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर आप उसको नुकसान दे के गोरा या टैन कर रहे हैं तो बेसिकली आप अपने जिस्म के सबसे बड़े ऑर्गन को, और एक ऐसे ऑर्गन को जो आपको आपके इन्वायरमेंट से बचाती है, ठीक है, बाहर के टेम्परेचर से, बाहर की धूप से बचाती है, उसी को डैमेज कर रहे हैं। अब आ गई बात के जी डिजीजेस के हवाले से, तो जो गोरी स्किन है उसमें स्किन कैंसर का रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये उसका एक बैकवर्ड पॉइंट है। उनमें रिंकल्स, उनमें एजिंग बहुत स्पीड से होती है। अब जो ब्राउन स्किन आती है, जो हमारी कलर ऑफ स्किन है, मैं इसको ब्राउन स्किन नहीं कहती, मैं मेरी स्किन को, आपकी स्किन को स्किन ऑफ कलर कहती हूँ, ठीक है। जो हमारी स्किन है, हम में एजिंग इतनी ज्यादा जल्दी नहीं होती। रिंकल्स और जो आप कह लें झुर्रियाँ हैं वो उतनी स्पीड से नहीं आती। हमें स्किन कैंसर उस तरह से नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर हम सूरज को एक्सपोज हो तो हम टैन बहुत जल्दी कर जाते हैं, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी आ जाती है। हम लोगों ने क्या किया कि हमेशा जैसे होता है ना, किसी एक इंसान की जो एक बुराई होती है ना, वो उसकी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर देती है। उसी तरह हमारी स्किन का जो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जिसको हम बहुत इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टैनिंग को, पिगमेंटेशन को, हमने इस एक बुराई की वजह से अपनी स्किन की सारी अच्छाइयाँ भुला दी। तो यानी हमारी स्किन गोरों से अच्छी है? कोई किसी से अच्छा नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि हमें अल्लाह की डाइवर्सिटी पे खुश होना चाहिए। आपकी स्किन आपकी पूरी पर्सनालिटी का सिर्फ एक हिस्सा होती है। लोगों को लगता है स्किन का कलर फिक्स करने से बाकी सारा कुछ हो जाएगा। मैंने बड़े बड़े सामले लोग इंतहाई अच्छा, आपको एक मजे की बात बताती हूँ, 10 साल की प्रैक्टिस में आज तक मैंने एक लड़की जिसको देख के मैं उसको 10 मिनट तक देख के ये सोचती रही थी कि अल्लाह ताला ने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। शी वॉज एन अफ्रीकन। अरे वाह। और मैं ये बात आपको हकीकत बता रही हूँ, मैंने उसे 10 मिनट तक देख के ये सोचा कि अल्लाह ताला ने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। मुझे उसके किसी कट में, उसकी फिजिक में, उसमें किसी किस्म की कोई कमी ही नजर नहीं आई। मैं 10 मिनट तक उसके रंग के बारे में सोच ही नहीं सकी, उस पे उसका रंग इतना जच रहा था। यानी नक्श उसके इतना खूबसूरत है। और उसे अपना रंग पसंद था? डेफिनेटली, शी वाज अ टॉप मॉडल। ग्रेट। अच्छा डॉक्टर, कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करती हैं, लोग आपके पास सेलिब्रिटीज दुनिया आती है। जो किसी को देख के पसंद करना है कि इसके लिप्स ऐसे हैं, मेरे भी ऐसे हो जाए, तो ये लोगों की पर्सनल चॉइस होती है या आप रिकमेंड करती हैं मैं आपके लिप्स मोटे कर देती हूँ, आपकी आंखें ऐसी कर देती हूँ? सबको तो यही चाहिए, मेरी आंखें बड़ी हो जाएं, लिप्स जो हैं वो बड़े हो जाएं, चिन मेरी ऐसे हो जाए। ये सब पे ही सूट करता है या किसी किसी मामले में ये रॉन्ग? मर्सिडीज में BMW की हेडलाइट्स लग सकती हैं? नहीं, सूट करेंगी? नहीं करेंगी। दैट्स द सिंपलेस्ट आंसर। मर्सिडीज में मर्सिडीज की ही हेडलाइट्स सूट करेंगी, उसमें BMW की हेडलाइट्स नहीं अच्छी लगेंगी। लेकिन ठीक है, अब बंदे तो यही कहते हैं कि मुझे वही चाहिए। अच्छा, अब पहली बात तो ये, मेरे क्लिनिक में जब कोई आके मुझे ये कहता है कि मुझे फलां जैसी जॉ लाइन चाहिए या फलां जैसे लिप्स चाहिए, तो आई डोंट डू दैट। मैं उन्हें कहती हूँ यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेस, मैं उतनी अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ शायद, तो आप कहीं और जा सकते हैं और कहीं और से अपना इलाज करा सकते हैं। बिकॉज कि मैं ये समझती हूँ हर इंसान खूबसूरत है, सिर्फ हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने कट्स को इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ काइली जेनर या एंजेलिना जॉली। क्यों हमें दुनिया एंजेलिना जॉली की जॉ लाइन की एग्जाम्पल देती है? आपको लगता है कि क्या वाकई में दुनिया में सबसे अच्छी जॉ लाइन उसी की है? मैं आपको 10,000 ऐसी लड़कियां दिखा सकती हूँ जिनकी जॉ लाइन शायद उससे ज्यादा प्यारी है,
लेकिन उसकी जॉ लाइन की एग्जाम्पल दी जाती है उसके सेकेंड इंट्रोडक्शन की वजह से, उसकी सक्सेस की वजह से। हर इंसान के दो तारुफ होते हैं, एक पहला तारुफ जो उसकी शक्ल है, उसकी पर्सनालिटी है, एक दूसरा तारुफ होता है जो उसका पूरा करियर, उसकी पूरी सक्सेस होती है। बाज़ लोगों का दूसरा तारुफ इतना हैवी होता है कि हमें उनका पहला तारुफ वैसे ही अच्छा लगने लग जाता है। तो बेसिकली जब आप आके हमें कहते हैं कि जी हमें काइली जैसे लिप्स चाहिए या हमें एंजेलिना जैसी जॉ लाइन चाहिए, तो बेसिकली आप वैसी जॉ लाइन नहीं मांग रहे होते, आप उसकी उस सक्सेस से इम्प्रेस होते हैं। तो मैं लोगों को ये समझाती हूँ कि यू डोंट नीड टू लुक लाइक देम टू लुक ब्यूटिफुल, यू जस्ट हैव टू लुक द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करना है। सेकेंड एक चीज़ मैं यहाँ पे आजकल बेसिकली बहुत एडवांस कैमराज आ चुके हैं, फिल्टर्स आ चुके हैं। लोगों को ये लगता है कि जो वो सोशल मीडिया पे या फिल्म में या ड्रामा में देख रहे हैं दैट इज़ रियलिटी। वो रियलिटी नहीं होती। मैं बेशुमार सेलिब्रिटीज से रियल लाइफ में मिली हूँ। सम टाइम तो एक्चुअली जब हम उन्हें मिलते हैं तो हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते कि ये वही लोग। अच्छा। कैमराज हैं, इफेक्ट्स हैं, फिल्टर्स हैं, उनके साथ 24/7 उनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो उनको पब्लिक अपीयरेंस से 3-4 घंटे पहले वो बनाते हैं जैसा आप उनको स्क्रीन पे देखते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन दे डोंट लुक लाइक दैट। आई थिंक सोनम कपूर को मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। मुझे उसकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी जब उसने एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी कि जी मुझसे इम्प्रेस ना हो, मेरे पास दुनिया के बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मेरे ऊपर कम से कम 1.5 घंटा लगाते हैं हर पब्लिक अपीयरेंस से पहले। आप इमेजिन करें, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, फिर उसके बाद आता है जो लोग उनको बताते हैं कि हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, देन आते हैं उनके कैमरामैन, देन उनके एडिटर्स। तो इस सारी स्टेजेस से गुजरे जाने के बाद उनकी पिक्चर्स या उनकी मूवीज या उनके ड्रामाज हम तक आते हैं। तो क्या हम अपनी रियल लाइफ में वैसे लग सकते हैं? कोई भी अपनी रियल लाइफ में वैसा नहीं लग सकता। और अगर कोई लगता है तो वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है इन ट्रीटमेंट्स के साथ या क्रीम्स के साथ कि वो अल्टीमेटली अपने आप को डैमेज कर लेता है। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ हमारे रिलीजन ने ना हमें जिंदगी की हर चीज़ के बारे में गाइड किया है। म्याना रवि, जिंदगी के किसी भी चीज़ में बेसिकली आपको म्याना रवि में चलना है। ना आपको ये करना है कि आप बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ दें, कुछ भी मेंटेन ना करें, क्योंकि हम अब उस दौर में नहीं रहते कि जहां हम बिल्कुल ही छोड़ दें। और ना आपको ये करना है कि आप इतना ऑब्सेस्ड हो जाए इन चीज़ों के बारे में कि देन फिर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग लुक्स बैड, कि आप बहुत आर्टिफिशियल। हो सकता है कैमरे पे आप ठीक लगे, लेकिन फिर आपको रियल लाइफ में जब लोग मिलेंगे तो वो डेफिनेटली उनको लगेगा कि आपके फेस पे बहुत कुछ हुआ हुआ है या कुछ गलत हुआ हुआ है। फिर शायद उस तरह से आप रियल लाइफ में अच्छे ना लगे। डॉक्टर, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो लोग जो अभी सोच रहे हैं कि हमने कोई फिलर लेना है, कुछ और ट्रीटमेंट लेना है, ये कहाँ से, यानी माली हैसियत से पूछ रहा हूँ, इनकी प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं और अप टू कितने पैसे कोई शख्स अपने चेहरे पे लगा सकता है या औरत कोई? मुझे लगता है कि आपने एक बहुत ही गलत क्वेश्चन पूछा है। उसकी रीजन ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी ये लिमिटलेस चीज है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि गाड़ी तो कंफर्टेबल एकॉर्ड भी बहुत है, लेकिन जब आप रेंज रोवर चलाने लग जाते हैं तो एकॉर्ड आपको कंफर्टेबल नहीं लगती। तो फिर आप और पैसे डालते तो फिर आप उसी तरह और डालते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बहुत कहूंगी, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग क्या करते हैं कि वो कोई भी एड देखते हैं सोशल मीडिया पे और चले जाते हैं वहां से ट्रीटमेंट करवाने। एक बड़ा ही सिंपल सा रूल मैं अपने जो लोग हैं उनको कहती हूँ कि जी देखिए, अगर कोई चीज मुझे लेट्स सपोज कि 1000 रुपया कॉस्ट कर रही है, ठीक है, तो मैं उसको कभी भी 1000 रुपये में नहीं सेल करूंगी। डेफिनेटली क्यों करूंगी? मेरे क्लिनिक में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, मेरी स्टाफ की सैलरी है, डिफरेंट और एक्सपेंसेस हैं, मैं उसको ऑब्वियसली ज़्यादा पैसों में सेल करूंगी। तो अगर आप सोशल मीडिया पे कोई बहुत चीप ऑफर देखते हैं, लोग मेरे पास आके भी जी कहते हैं कि जी ये जितने में आप एक ट्रीटमेंट कर रही हैं, XYZ क्लिनिक तो इतने में 3 ट्रीटमेंट कर रहा है। तो एक बार बैठ के सोचें कि वो इन पैसों में ये ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है। कहीं वो एक्सपायर्ड मटेरियल तो यूज़ नहीं कर रहा, कहीं वो ब्लैक मार्केट से लेके तो यूज़ नहीं कर रहा, कहीं वो सब स्टैंडर्ड चीज़ तो यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, हम सब चाहते हैं हमें सस्ते में अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन
क्वालिटी कम्स विद अ सर्टेन प्राइस। हाँ, मैं उस चीज़ के हक में भी नहीं हूँ कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस सेट कर देते हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को एक्सेसिबल रहना चाहिए मिडिल क्लास के लिए एटलीस्ट, लेकिन इवन देन क्वालिटी कम्स विद अ सर्टेन प्राइस। सोशल मीडिया पे बहुत चीप एड्स देख के किसी भी डॉक्टर के पास, या इवन आजकल तो जो लोग डॉक्टर नहीं हैं वो भी नाम के साथ डॉक्टर लगा के जो बहुत ही कम पैसों में घटिया मटेरियल के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ना करवाएं। बिकॉज जो चीज़ आपके फेस पे लग रही है अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में जा रही है, और जो चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है वो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन कोई ना कोई साइड इफेक्ट कर सकती है अगर वो सब स्टैंडर्ड है। डॉक्टर साहब, मैं होम रेमेडीज़ की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप डार्क सर्कल्स के बारे में बात कर रही थी। इस बारे में ज़्यादा मालूमात लोगों के पास नहीं है और कोई भी प्रोडक्ट्स का भी ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे लोग कोई सजेस्ट करते हैं और मैं यूज़ कर लेता हूँ, होता कुछ भी नहीं है। तो एक तो मुझे ये बताएं, ये डार्क सर्कल्स इंसान को क्यों आते हैं? हमने तो आज तक यही सुना है, भाई ज़्यादा सोया करो, यार तुम पता नहीं क्या खाते हो, सोते नहीं हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं। तो क्या ये सिर्फ नींद ही है, कोई और भी वजूहत होती हैं? और इनका ट्रीटमेंट जो है क्लिनिक के इन क्लिनिक क्या है और घर में कोई क्या ट्रीटमेंट कर सकता है इसका? अच्छा, देखिए, द थिंग इज के जो डार्क सर्कल्स हैं उसकी लोगों को मतलब डेफिनेटली ये लगता है कि डार्क सर्कल होते हैं, ऐसा नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा बात ये, आई हेट आई क्रीम्स एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्कैम है। उन्होंने क्या किया है कि जो आपकी फेस क्रीम है उसी को थोड़ा सा लाइट बना के एक छोटी सी डब्बी में पैक करके मार्केट में रख दिया। हम लोगों की साइकी है कि जब कोई चीज़ छोटी डब्बी में पैक हुई होती है तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत कीमती चीज़ होगी, तो वो क्या करते हैं कि उसको एक छोटी पैकिंग में पैक करते हैं और उसकी प्राइस इवन फेस क्रीम से भी ज़्यादा रख देते हैं और हम लोग उसको खरीदते हैं। होता कुछ भी नहीं है। आई क्रीम जो है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्कैम है। 80% ऑफ द आई क्रीम्स दे डोंट डू एनीथिंग। उसकी रीज़न ये है कि अंडर आई डार्क सर्कल एक जैसे नहीं होते। अंडर आई डार्क सर्कल में हमारे पास ब्लू भी है, ब्राउन भी है, पर्पल भी है, ब्लैक भी है, विद हॉलोनेस भी है, जिसमें से कुछ की जो रीजंस है वो हैं कि जी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज रहती हैं, ठीक है, जो लोग जो हैं एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, ठीक है, तो उनके जो डार्क सर्कल हैं वो ब्लूइश दिखते हैं। हाँ, उनमें अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, उनको आप कहें कि पानी ज़्यादा पिए, नींद पूरी करें, तो उनके डार्क सर्कल इम्प्रूव करेंगे। लेकिन बाकी के किसी भी टाइप के जो डार्क सर्कल हैं वो सोने से, पानी पीने से इम्प्रूव नहीं करेंगे। हमारे पास जो ब्राउन डार्क सर्कल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जनरली हमारी एशियन स्किन में, मेरी और आपकी स्किन में कॉमन है, वो सन डैमेज की वजह से होते हैं। हमारी जो आंखों की नीचे की स्किन है वो हमारे फेस की बाकी स्किन से बहुत ज़्यादा पतली है और डिफरेंट है, वो डिफरेंट वे में बिहेव करती है। हम लोगों में जनरली ही सन ब्लॉक लगाने का रिवाज नहीं है और आंखों के नीचे तो सन ब्लॉक लगाने का वैसे ही कभी किसी को ख्याल भी नहीं आया होगा। तो सन डैमेज होता है जिसकी वजह से वो ब्राउन आते हैं। जो पर्पल है वो जनरली मेरी और आपकी स्किन में कॉमन नहीं होते, वो गोरों की स्किन में कॉमन होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है तो नीचे से ब्लड वेसल्स दिखती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास जो हॉलोनेस, जिसमें डार्क सर्कल भी होती है और आंखों के नीचे खड्डा भी होता है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खड्डे वाले डार्क सर्कल हैं, आप दुनिया की कोई क्रीम इस्तेमाल कर लें, ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली वो होते इसलिए है कि आंख के नीचे जो वॉल्यूम है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक फैट का कुशन रखा हुआ है, जो कि एज के साथ या बाज लोगों में इवन छोटी एज में भी वो कुशन खत्म हो जाता है, खड्डा आ जाता है। अब अगर आप देखें तो इस खड्डे के साए की वजह से ये जो जगह है ये डार्क लगती है। जब तक इस खड्डे को आप नहीं भरेंगे, क्या आप इस डार्कनेस को ठीक कर सकते हैं? नहीं, ये तो शैडो है, तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो द थिंग इज कि आपको सही ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 1000 रुपीज ऑन रॉन्ग क्रीम्स, बी ओपन टू द राइट ट्रीटमेंट, ठीक है। अंडर आई फिलर्स होते हैं, मैं नहीं कह रही हर अंडर आई डार्क सर्कल जो है वो अंडर आई फिलर से सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो अंडर आई डार्क सर्कल जिनके साथ आपकी आंख के नीचे खड्डा है, 15 मिनट का प्रोसेस है, आधा ml इधर, आधा ml इधर। आप क्लिनिक में आते हैं, प्रोसेस कराते हैं, क्लिनिक से बाहर जाते ही आप अपनी लाइफ की सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सेफ है, अगर करने वाले को अकल है और वो मटेरियल ठीक यूज़ कर रहा है
साल भर तक वो वैसे ही रहता है, साल के बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से खत्म हो जाता है, साल या 1.5 साल के बाद आपको दोबारा वो प्रोसीजर कराना पड़ता है। ये उसका एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इफ़ यू आर ओपन टू द राइट ट्रीटमेंट। बाकी अगर आपकी आंखों के नीचे खड्डा नहीं है और अगर आपको सिर्फ डार्कनेस है तो आप एर्ब्यूटिन बेस्ड, कोजिक एसिड बेस्ड, ट्रानिक्सामिक एसिड बेस्ड कोई भी सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को पागल बनाना छोड़ दें या लोगों को ये मौका देना, कंपनीज को ये मौका देना कि वो आपको पागल बनाए, ये बंद कर दें। कसम से इन आई क्रीम्स में कुछ स्पेशल नहीं होता। तो वो डार्कनेस जो कोई भी ऐसी क्रीम जो आपकी फेस की डार्कनेस को इम्प्रूव कर सकती है, पिगमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकती है, वो आपके अंडर है डार्क सर्कल भी इम्प्रूव। तशखीस कैसे करें? जैसे मुझे कैसे पता चलेगा मेरे डार्क सर्कल्स कौन से वाले हैं? ये कुछ जेनेटिक है, ये क्या है? डॉक्टर से मिलिए। आपने खुद नहीं कर सकते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही आप नहीं कर सकते, लेकिन देखें द थिंग इज, आपकी कार में से अगर कोई आवाज आ रही है, अगर तो आपको पता चल गया तो ठीक है, और अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप टाइम नहीं वेस्ट करते, मैकेनिक के पास जाते हैं। डॉक्टर, यू आर सो इनटू कार्स। क्योंकि मुझे लगता है कि ना कार्स और मोबाइल की बातें लोगों को समझ आती है। अच्छा, ये बेसिकली एग्जांपल्स के लिए नो, अ मेल इज टेकिंग डूइंग अ पॉडकास्ट विद मी, ठीक है, तो आपको कार और मोबाइल की बात बहुत इजीली समझ आएगी। मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से तो देखिए, मैं आपको वो एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी ये आदत है, मेरे सामने जो बैठा होता है मैं उसके मुताबिक बात करती हूँ। मैं जो एग्जांपल आपको कार और मोबाइल से दूंगी ना, वो आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। फौरन से आ चुकी है जी समझ। आगे बढ़ते हैं और कुछ होम रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। हमारी खवातीन किचन में पड़ी हुई हर चीज को एज ए होम रेमेडी इस्तेमाल मैंने भी बहुत देर लगाया लहसुन अपनी एक्ने पे। लहसुन भी लगाती हैं, लेमन भी लगाती हैं, प्याज भी लगाती हैं, करेले भी आटा भी लगाती हैं, कुछ भी चावल भी लगाती है। आप मेरी मालूमात गाड़ी से कोई आप लाती है कि उसमें से भी कुछ लगा देती हैं, पर वो बहुत कुछ लगाती हैं। क्या ये लगाना सेफ है? हर किस्म की स्किन के लिए ये ठीक हो सकता है? और क्या वाकई कोई होम रेमेडी होती है? अच्छा देखें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जब उन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला होता था तो वो करेलों से और नीम से और जामुन से ट्रीटमेंट किया करते थे। आज अगर आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर या शुगर होगा तो क्या आप उनको उससे ट्रीट करेंगे? नहीं। यू आंसर्ड योर क्वेश्चन योरसेल्फ। देखें, होम रेमेडीज मैं बताती हूँ, मैं भी बताती हूँ, और मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं करती नहीं थी। हमारे घर में मेरी खालाएं बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, तो मैंने उनको करते देखा हमेशा से। वो मसूर की और चने की दाल और भिगो के और पता नहीं उसमें दही मिला के और क्या क्या लगाते हुए, तो हमने अपने बड़ों को करते देखा, क्योंकि उनके एक्सेस में कोई और ट्रीटमेंट नहीं था। तब कोई और ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तो हमने भी किया है। मैंने जब मैं एक्ने की पेशेंट थी तो मैंने लहसुन, दही, पता नहीं क्या क्या कुछ लगाया हुआ है और अपनी स्किन का सत्यानाश किया था। बहुत सारी स्किन रेमेडीज जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम उन्हें नहीं निकाल सकते। हमारी दादी करती थी, हमारी नानी करती थी, हमारी अम्मा करती हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन देखें, साइंस ने तरक्की कर ली है, हमारा एनवायरनमेंट बदल चुका है, हम उतने साफ एनवायरनमेंट में नहीं रहते जहाँ जो इस एनवायरनमेंट में हमारे बड़े रहते थे। हमारे किचन में आने वाली चीज़ें उतनी प्योर नहीं है जितनी हमारे बड़ों के किचन में आने। क्या हमारे किचन में आने वाली चीज़ें ऑर्गेनिक है? ठीक कह रही हैं आप। उनमें तो खुद बेशुमार केमिकल्स होते हैं, हमें तो शायद पता भी नहीं है हम अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या केमिकल डाल रहे हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी वो हमारी स्किन को फिक्स कर सकते हैं? हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर फिर आप होम रेमेडीज क्यों बताती हैं? क्योंकि मेरी जो इंस्टा फैमिली है या टिकटॉक फैमिली है या कोई भी जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मेरे पास आना अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान में अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं हूँ। तो जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते, मैं चाहती हूँ कि वो कोई गलत रेमेडी जो यूज़ करें, तो उससे बेहतर है कि मैं उनको रिलेटिवली कोई सेफ रेमेडी बता दूँ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ रॉन्ग थिंग, आप जब तक किसी डॉक्टर के पास जाना अफोर्ड नहीं कर सकते या मेरे पास आना अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये इस्तेमाल कर लें। मैं चाहती हूँ कि वो किसी गलत चीज़ से अपनी स्किन को डैमेज ना करें। ठीक है। आप क्वेश्चन कम्स के जी सबको करनी चाहिए या नहीं? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ गो टू द डॉक्टर एंड यूज साइंटिफिक बेस्ड थिंग्स। होता क्या है, ये जितने भी हमारे पास सीरम्स हैं या क्रीम्स हैं, टेक्निकली ये जैसे हल्दी है, उसमें क्या था जो हमारी स्किन को इम्प्रूव करता था, तो उन्होंने उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करके अब वो सीरम्स बना दिए हुए जो उससे कहीं ज़्यादा पोटेंट हैं, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हैं, साइंटिफिक बेस्ड हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, क्योंकि हमें तो नहीं पता हमारे किचन में जो टर्मेरिक या हल्दी है वो प्योर है भी या नहीं, कितना फ़ायदा देगी या नहीं देगी,
ठीक है, तो उस सीरम का हमारे पास एक साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है। तो इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड देन डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट मैं कुछ सेफ चीज़ें जिनका एटलीस्ट कोई नुकसान ना हो वो बता दूँ। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड सी अ डॉक्टर एंड यू शुड यूज साइंटिफिक बेस्ड थिंग। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि सेलिब्रिटीज को देखकर ही हम ये चूज करते हैं कि मैंने ऐसा दिखना है या ये खूबसूरत है तो मैं भी इतना खूबसूरत बन जाऊं, या वो लोग तो सिंपल चीजें बताते हैं जी, मैं सुबह फ्रूट खाता हूं, मैं इतने किलोमीटर वॉक करती हूं, मैं 6 गिलास में पानी पी लेती हूं, तो मैं ऐसी हूं। इज इट दैट सिंपल, या उन लोगों के पीछे कोई लंबी दास्तानें होती हैं? करके देख लें जो वो वो तो बता करके देखा है। 8 गिलास पानी पिए, 12 घंटे नींद पूरी करें, सुबह वॉक करें, फिर मुझे 3, 4, 5, 6 महीने या साल बाद बताइएगा आप उन जैसा दिखते हैं या नहीं दिखते। नहीं, हम तो कुछ भी करने नहीं दिखते किसी। तो बस बात ये है कि देखिए उसमें 2 एस्पेक्ट आ जाते हैं। मैं ना हर चीज के दोनों एस्पेक्ट, हम सिर्फ एक ही दिन अच्छा दिखते हैं, चांद रात को, जब हम बार्बर के पास से हो गया। हाँ। उसके अलावा तो हम सारा साल वैसे ही तो बस आपको यही से अंदाजा लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो रोज बार्बर के पास जाते हैं या बार्बर टाइप किसी इंसान के पास जाते हैं, या बार्बर टाइप कोई इंसान उनके साथ रहता है 24/7। देखिए द थिंग इज दोनों एस्पेक्ट को देखना चाहिए। वो लोग चीजों को इस तरह से क्यों बताते हैं, उसकी रीजन ये है कि जब प्रियंका चोपड़ा कोई होम रेमेडी बता दे तो वीडियो वायरल हो जाती है। ठीक है, कोई भी इंसान है ना, उसको वायरल जिसके रहने पीछे का clickbait शौक होता है। ठीक है, तो वो एक रेमेडी जी मैं ये लगा के प्रियंका चोपड़ा बनी हूँ, मे भी उसने वो रेमेडी यूज भी की हो, क्योंकि बेसिकली वो डे 1 से तो प्रियंका चोपड़ा नहीं है। डे 1 से तो वो एक इंडिया के काम से घर की एक आम सी लड़की थी जिसको उसके कॉम्प्लेक्शन के बारे में बहुत बुली किया जाता था बहुत ज्यादा। तो ऑब्वियसली उसको Even भी शुरू की फिल्मों में भी। हाँ, तो उसको भी जो था वो शौक था कि वो ग्लो करे, तो मे भी उसने वो होम रेमेडी कभी इस्तेमाल की भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही होम रेमेडी इस्तेमाल करके आज से 10 या 15 साल पहले वाली जो प्रियंका चोपड़ा की एक बड़ी फेमस सी पिक्चर है जिसमें उसको मिस वर्ल्ड का वो क्राउन वगैरह पहना रहे हैं, उसमें और आज की प्रियंका चोपड़ा में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया का कौन सा बेसन है जो ये फर्क जो है वो बना देता है? अगर आपके पास ऐसा कोई बेसन है या किसी के पास भी है तो मुझे भी दें, आई वुड लव टू यूज इट। तो द थिंग इज कि वो लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सम टाइम बैठे बिठाए अब फेमस हैं ऐसे ही, जी मैं ये दही में मिक्स करके ये लगा रही हूँ, वीडियो वायरल हो गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, वो सच क्यों नहीं बताते? क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो उनकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी हमें खूबसूरती तो देखनी है लेकिन आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल नहीं, और ये मानना भी नहीं है कि जी वो इसको मेंटेन करने के लिए ट्रीटमेंट कराते हैं। द मोमेंट वी कम टू नो वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो हम उनको माशाल्लाह ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं कि वो पछताते हैं कि हमने क्यों ओपनली बताया। तो उसके लिए बहुत ब्रेव होना पड़ता है। तो दैट्स वाई वो उस कंट्रोवर्सी को या उस चीज को अवॉइड करने के लिए नहीं बताते। या जैसे ही हमारे लोगों को ये पता चलता है कि जी इसने ट्रीटमेंट कर लिया है, तो वो अगर अच्छा भी लग रही है तो वो उसको बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तुमने अल्लाह की बनाई चीज को चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रिलीजन ले आए, पता नहीं क्या क्या कुछ ले आते हैं। क्योंकि हम ना एज अ नेशन बड़े क्रिटिकल से लोग हैं। हम दूसरे की छोटी से छोटी गलती को जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल नजर से देखते हैं। तो एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन, अब आपने मुझसे कहा कि जी क्या इज इट दैट सिंपल, आई विश कि ये इतना सिंपल होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। उनका जो फेस है वो उनका ब्रेड एंड बटर है। वो अच्छा दिखेंगे तो वो अच्छा बिकेंगे, बिल्कुल सही। तो वो सब कुछ कराते हैं। तो ठीक है, अब ऐसा है कि फिर कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो आपके पास हमने देखा, आपके क्लिनिक में आए, आपने उनका ट्रीटमेंट भी किया। ये तो चंद नाम है जो मुझे पता है, पता नहीं वो कितने सैकड़ों की तादाद में है, लेकिन जो नाम मुझे पता है मैं उनके बारे में पूछता हूँ और मुझे बताएं कि उनके ब्रेड एंड बटर पे आपने कितना बटर लगाया या नहीं लगाया। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के बहुत ही नामी गिरामी और फेवरेट एक्टर इमरान अब्बास, वो आपके पास आए थे। तो इमरान अब्बास का फेस नेचुरल है या उस पे बटर है? अच्छा देखिए, द थिंग इज कि खूबसूरत से खूबसूरत इमारत जो होती है ना, उसको भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इमरान अब्बास इज अ थॉरली हैंडसम पर्सन, ये बात आपको बता रही हूँ। बट द थिंग इज सी दे आर एक्सपोज टू सनलाइट। इसके अलावा जो है वो इंडोर बहुत हैवी लाइट से एक्सपोज होते हैं, तो डेफिनेटली उनकी स्किन को फिक्सिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि पिगमेंटेशन आ जाती है, बाज़ औक़ात स्किन डल हो जाती है,
फिर इतनी ज़्यादा हीट और लाइट्स के सामने जब आप काम करते हैं और या इतनी हेयर स्टाइलिंग करते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो डेली बेसिस पे हेयर स्टाइलिंग करनी है, तो हेयर फॉल के इशू आ जाते हैं। तो डेफिनेटली उस चीज़ में आई हैव हेल्प्ड हिम आउट, लेकिन अदरवाइज ही इज़ अ गुड लुकिंग पर्सन। ठीक है, वो तो मुझे भी पता है गुड लुकिंग है, लेकिन उनका आपने सिर्फ स्किन की कुछ ट्रीटमेंट किया है, कोई वो फिलर विलर ऐसा कुछ नहीं। इमरान इज ए जेन्युइन पर्सन। अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट हिज जॉ लाइन एंड ऑल दैट, वो जेन्युइन है। हाँ, अब आपने सही बताया ना, जॉ लाइन जेन्युइन है, उससे आपने बनाया नहीं है। मैंने उनकी स्किन के लिए उनको हेल्प किया है, उनके हेयर्स के लिए उनको हेल्प किया है, बट अदरवाइज हिज जॉ लाइन इज जेन्युइन। अच्छा ठीक है, मुनीब भट्ट के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया? हेयर फॉल के लिए वही बात कि वो जब हेयर स्टाइलिंग बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में PRPs लेते थे। जब वो मेरे पास आए तो हमने उनको एक लेटेस्ट एक्सोसोम के नाम से एक ट्रीटमेंट होता है वो किया, एंड ही लव्ड इट। तो या फॉर द हेयर्स। तो उनकी दोबारा से नेचुरल ग्रोथ हो जाती है या क्या प्रोसेस होता है? अच्छा देखिए, हेयर जो है बेसिकली हेयर का एक साइकिल होता है, जिसमें हेयर जो है वो ग्रोइंग फेज में आते हैं, फिर स्टैटिक फेज में आते हैं, फिर फॉलिंग फेज में आते हैं। तो अब ये जो साइकिल है ये बड़ा स्लो चलता है, लेकिन हम सबको जरूरत होती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हेयर्स हैं वो ग्रोइंग फेज में रहें। तो जब हम एक्सोसोम या PRPs कुछ भी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक तो हम हेयर थिनिंग को कम करें, हेयर फॉल को कम करें, और आहिस्ता आहिस्ता नए बाल भी आना शुरू। लेकिन ये जो नए बाल आने का प्रोसेस है ये बहुत स्लो होता है। तो हमारा मेन जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ये होती है कि एटलीस्ट जो है वो बचे रहे। अच्छा, अब मैं एक और नाम लेता हूँ, है तो कंट्रोवर्शियल, लेकिन आपने क्योंकि वो UAE बेस्ड है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि UAE में किसी ने स्किन कोई ट्रीटमेंट लिया और आपके पास ना। कैंडोल, अब वो है तो लड़का है, लेकिन जाहिर है कि उनकी अपना जेंडर आइडेंटिफिकेशन है। वो उनका जो जॉ लाइन है, उनका जो नोज है, वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंसिल से बनाया है, मतलब खूबसूरत लगता है, लेकिन ये नहीं लगता कि नेचुरल है। मैंने किसी लड़के को कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ तो हुआ है, और फिर वो आपके पास भी तो आए होंगे, तो उनके फेस पे कुछ हुआ है? वैसे कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, मुझे पता था कि कुछ तो हुआ है, तो अच्छा बहुत कुछ हुआ है। नहीं, देखिए द थिंग इज वो मेरे पास तकरीबन आई थिंक लाइक ऑलमोस्ट 2 years आते रहे हैं, और वो तो ओपनली बताते भी हैं कि उनने अपनी नोज की सर्जरी करवाई। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि मेरा नाक 15 लाख का है। अच्छा, 15 लाख का नाक है? तो ही नहीं है ना वैसे 15 लाख में तो किसी का भी आ सकता है ना। नहीं, ही गॉट इट डन फ्रॉम अ टर्किश लाइक क्लिनिक। तो वो तो बड़ा ओपनली बताते हैं। बाकी उनकी जॉ लाइन पे जो है वो मैंने भी काम किया हुआ है, और डेफिनेटली he goes to other doctors as well. तो definitely it's done. It's not natural. It's not natural and it's done. And he openly admits this. He's a very open person. जब when it comes to like these treatment, वो बड़ा openly बताते हैं। अब मेरा जो उन्हीं के बारे में ये the question is, as a doctor, how do you rate it? सही डन हुआ है या कुछ wrong है उसमें? आप satisfied हैं उनको चेहरे को देख? अच्छा देखिए, इसमें मैं ये कहूँगी कि beauty is different to you and beauty is different to me. Okay. I'm asking you, how do you look at it? नहीं, I don't like to comment on such things because कि मुझे ये लगता है कि जिस इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खूबसूरत लगना, वो इंसान आप सुबह शीशे में देखते हैं। जब आप खुद को शीशे में देखते हैं, आपको खुद को प्यारा लगना चाहिए। अगर आप खुद को प्यारा लग रहे हैं, then everything is rightly done. चलें, आपका बहुत शुक्रिया जितना भी आपने कमेंट किया इस पे। हमने कवल आफ्ताब को देखा कि वो आपके पास आई, और फिर एक वीडियो भी आई कि जनाब वो कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं। जैसी वो माशाल्लाह आप दुबई में आई थी आपके पास, वैसी ही पाकिस्तान वापस आई। कोई चेहरे में हमने तब्दीली नहीं देखी, वैसी की वैसी ही थी। तो मैंने तो सुना है ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं इनके बाद पूरा चेहरा बदल जाता है, स्किन ग्लो करती है, और तो वैसी की वैसी है। तो क्या ट्रीटमेंट किया? हवा चेंज करवाई आपने? AC की हवा दे के भेज दिया? मैजिशियन तो हूँ नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। I don't have magics. आपके पास जो बंदे आए, देखे ना, कैंडोल आपने मेंशन किया तो उनके तो चेहरा ही बदल गया ना। But there is a hell lot of difference between consistency. जब कैंडोल मेरे पास आते थे तो he used to come like every month, ठीक है,
और जो कमल थी वो मेरे पास एक बार आई, उनको मैंने 5 से 6 सेशन रिकमेंड किए थे, लेकिन हमने सिर्फ एक सेशन किया। तो देखिए ये जो ट्रीटमेंट्स है ये एट द एंड ये मेडिसिन्स है। अगर किसी इंसान को बुखार है और मैं उसको 2-2 पैनाडोल 3 दिन या 4 दिन खाने के लिए कहूँ और वो सिर्फ एक पैनाडोल खाने के बाद रोना शुरू कर दे कि मेरा बुखार नहीं उतरा, तो बेसिकली तो आपने डोजेज ही पूरी नहीं की। मैंने आपको 2 पैनाडोल कही थी, दिन में 3 दफ़ा खानी थी, 3 दिन के लिए खानी थी। इसी तरह कमल को भी जो है वो कुछ सेशंस हमने रिकमेंड किए थे, लेकिन वो उन्होंने वो सेशन कंप्लीट नहीं किए, तो दैट्स वाई वो मतलब लाइक उनके फेस में आपने ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। ना आगे बढ़ने का कोई नीडल से डर था या आप? नीडल का भी था, पेन का भी था। दूसरा डेफिनेटली हमारे कल्चर में इतनी एक्सेप्टेंस या इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो फिल्टर वगैरह लगा के काम चल जाता है। और जो है वही बात है कि लोग जो हैं उनको खूबसूरती देखनी है, लेकिन वो फिल्टर वाली चलेगी लेकिन ट्रीटमेंट वाली नहीं चलेगी। यानी वो अब देखिए द थिंग इज, लोग मुझसे हमेशा कहते हैं समराइज करें फिलर क्या करता है, और लोगों को फिलर बहुत बुरा लगता है। और वो लोग जिनको फिलर बहुत बुरा लगता है ना, वो अपने मुंह पे 4 फिल्टर लगा के अपनी तस्वीर लेते हैं। ना लगाएं अगर आपको फिलर इतना बुरा लगता है। वो जो काम आप फिल्टर लगा के करते हैं वो हम फिलर से करते हैं और उससे ज्यादा अच्छे वे में करते हैं। तो अगर आपको फिलर्स इतने बुरे लगते हैं तो फिर आप फिल्टर्स क्यों लगाते हैं? और अगर आपको फिल्टर से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको फिलर से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिलर जो है वो एक ओरिजिनल फिल्टर है, ओरिजिनल फिल्टर कैमरे के बाहर। वो जो आप फिल्टर लगा के अपनी नाक पतली करते हैं, अपनी जॉ लाइन बनाते हैं, अपनी चीक्स और अपनी आंखें बड़ी करते हैं, आईब्रोज उठाते हैं, वो सारा कुछ हम फिलर से करते हैं। जबरदस्त। तो लोगों को उससे डर लगता है, लोगों को नीडल का फोबिया होता है लोगों को। और देखिए द थिंग इज, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सा कल्चर है हमारा, ठीक है। कुछ लोग जो उस चीज करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते। नहीं, जो लोग बेसिकली सपोज एक ट्रीटमेंट है आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, तो जब आप करके आएंगे ना तो आप मुझे वैसे ही जहर लगेंगे, क्योंकि मैं कर नहीं सकती ना, अंगूर खट्टे हैं। हाँ ठीक है, तो सिंपल सी बात है। चले ठीक है। टकी भाई हैं बड़े मशहूर यूट्यूबर, उनकी वाइफ हैं अरूब जतोई, उन्होंने भी आपसे कोई ट्रीटमेंट लिया था। अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि शी इज ऑल नेचुरल, और वो अच्छी भी लगती हैं और कंटेंट भी बड़ा अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर है। उसके बारे में बताएंगे उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया था और एज ए डॉक्टर आप कैसे देखती हैं उनकी? जी, अरूब एक तो वो बहुत यंग है, ठीक है, और वैसे भी शी इज प्रिटी, तो उसको एज सच कोई बहुत ज़्यादा फिक्सिंग की या उसकी ज़रूरत नहीं है। व्हेन शी केम टू मी तो हमने उनकी मॉर्फियस की थी, जिसको मॉर्फियस बेसिकली आप कह लें कि एक बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म का फेशियल आप कह लें, जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, टाइट होती है, पोर्स कम होते हैं। मतलब इट्स काइंड ऑफ, यंग लड़की को स्किन टाइट की क्या जरूरत? नहीं, इट्स नॉट फॉर स्किन टाइटनिंग ना, डेफिनेटली आप ये उसके साथ एक और फैक्टर है। बिल्कुल, इसका एक और फैक्टर है। तो यानी अरूब जतोई इज नेचुरल, उसने कोई फिलर कोई ऐसी चीजें नहीं ली? नहीं, मेरे पास तो वो सिर्फ इसी के लिए आई थी, बाकी अल्लाह जाने और क्लिनिक जाने। बिल्कुल। एक और बहुत मशहूर टिकटॉकर है डॉली, रिसेंटली भी एक ब्यूटिशियन को पॉडकास्ट करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि डॉली को उन्होंने बहुत करीब से देखा तो उनके जो लिप्स हैं उसके दरमियान एक सुराख है जो कभी बंद ही नहीं होता, यानी समथिंग इज रॉन्ग विद हर फेस। ये मैं ट्रीटमेंट्स की एग्जांपल के लिए आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके पास भी आई, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, आपको लगता है कि उनका चेहरा जो है, ट्रीटमेंट्स तो है, आप उनके बारे में तो आप कहेंगे नहीं है, तो पिछले सारे बंदों का मुझे लगेगा झूठ ही बोला आपने, क्योंकि वो तो नजर आता है कि समथिंग इज डन विद हर फेस। लेकिन क्या उनके फेस के साथ इस वक्त जो कंडीशन है, समथिंग इज रॉन्ग या सारा कुछ ठीक है अभी भी? अच्छा, एज पर हर एज शी लुक्स अमेजिंग। वो ट्रीटमेंट के साथ है या ट्रीटमेंट के बगैर है, वो एक सेपरेट बहस है या सेपरेट बात है, बट अपनी एज के अकॉर्डिंग शी लुक्स परफेक्टली अमेजिंग। आप उनके फेस के साथ कुछ रॉन्ग है या नहीं है, देखिए उसमें मैं ऐसे कहूँगी कि शी इज़ अ फेमस पर्सन, तो दैट डजंट मीन कि उनको हर चीज़ का नॉलेज है। अगर कोई डॉक्टर उनके ऊपर कोई गलत ट्रीटमेंट कर देता है तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ब्यूटी इज़ डिफरेंट टू यू एंड ब्यूटी इज़ डिफरेंट टू मी। अगर एक चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही तो दैट डजंट मीन कि वो उनको अच्छी नहीं लग रही। उनको वो चीज़ अच्छी लग रही है और अगर वो उसको ठीक से कैरी कर रही हैं तो इट्स अप टू हर।
बाकी मैंने उनको पर्सनली देखा है, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अगर आप उनके फेस की बात करें तो शी लुक्स अमेजिंग एज पर हर एज। बाकी जो उनके लिप्स की बात है, वो देखिए हर इंसान की पर्सनल चॉइसेस होती हैं। रॉन्गली डन या राइटली डन इज अ सेपरेट थिंग, बट इफ शी लव्स इट शी कैन कीप इट। आप एज ए डॉक्टर मुझे कमेंट करके बताएं, जो उनकी इस वक्त फेस की कंडीशन है, इज इट ओके टू यू, या आप समझते हैं कि नॉट ओके? अच्छा, अब मैं फॉरगेट के वो डॉली है, एक नॉर्मल पेशेंट हाँ, हमारे पास जब आते ठीक है। हैं तो हम उनको 2 ऑप्शंस देते हैं, यू वांट टू लुक नेचुरल और यू वांट टू लुक अ सर्टेन वे। हमारे पास वो पेशेंट भी आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर हम कराना सब कुछ चाहते हैं, बट हम नहीं चाहते किसी को पता चले कि हमने फेस पे कुछ कराया हुआ है, तो कीप एवरीथिंग नेचुरल। हमारे पास वो पेशेंट भी आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर आज मैं सब कुछ कराऊं तो कल मेरी दोस्तों को पता चलना चाहिए कि मैं रशियन लिप्स करा के आई। तो उनके लिए वो ब्यूटी है। तो ब्यूटी इज डिफरेंट टू यू, ब्यूटी इज डिफरेंट टू मी। शायद वो चीज़ मेरे लिए मैं उससे बेहतर वे में कर सकती हूँ या उससे ज़्यादा अच्छे वे में की जा सकती है, लेकिन मे बी उस पर्सन की जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो वाली ही है और उसको उसी तरह दिखना अच्छा लगता है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट वे। बिल्कुल ठीक है जी। मदीहा का भी आपने ट्रीटमेंट किया, तो उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया है और उनकी स्किन कैसी है, क्या है? अच्छा, नहीं, मदीहा की स्किन जो है इट्स फ्लॉलेस, बड़ी अच्छी स्किन है। मदीहा भी मेरे पास जो है वो डबल चिन के लिए आई थी कि मेरी बेसिकली जो जॉ लाइन है वो प्रोमिनेंट हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने शूट्स में बहुत ज़्यादा बिजी थी, एक बार जब मैं दरमियान में पाकिस्तान आई तो वी कुडंट गेट टाइम कि हम मिलें और उसको कैरी ऑन करें। तो उनके भी ट्रीटमेंट के सेशंस रहते हैं, बट मेनली डेफिनेटली वो डबल चिन के लिए और जॉ लाइन के लिए जो है वो आ रही थी, लेकिन उनके भी जो सेशंस हैं वो कंप्लीट नहीं हुए। तो इसलिए दिस इज़ अनदर रीज़न कि उनके फेस पे हमें वो चीज़ या कोई इम्प्रूवमेंट उस तरह से नहीं दिखती, बट अदरवाइज हर स्किन इज़ फ्लॉलेस। ठीक है। मनाहिल एक टिकटॉकर हैं, वो भी आपके पास आई। टैलेंटेड तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। खूबसूरत के बारे में आप बताइए, हमने तो फिल्टर में ही देखा है। और ट्रीटमेंट कुछ है उनके चेहरे पे, और अगर है तो वो क्या सही दिखते हैं? अच्छा, बात वही आ जाती है, हमारे लोग फिल्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं, फिलर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ जी, ठीक है, हमारी तो मजबूरी है ना, हमने तो फिल्टर में ही देखना है। तो बस जिस चीज को आवाम एक्सेप्ट करती है ना, वो लोग उसी के साथ खुश है। ठीक है, फिल्टर के सहारे जिंदगी गुजर रही है तो फिलर की क्या जरूरत है? रियल लाइफ में तो उन्होंने 8-10 मिलियन लोगों से नहीं मिलना ना, 8-10 मिलियन लोगों से तो इंस्टा पे ही मिलना है। हाँ जी, तो वहाँ पे इंस्टा पे तो फिल्टर्स बड़े लग कमाल के जाते हैं। फिल्टर है। हाँ, तो बस वो लग तो जाते ये कहीं आप जैसे डॉक्टर्स तो नहीं इंस्टा को बना के देते फिल्टर? नहीं, द थिंग इज कि आई डोंट नो आपको ये चीज़ का आइडिया है या नहीं है, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में ऑलमोस्ट 19 ईयर्स की रिसर्च के बाद वो फेस बनाया गया था कि जो और डिफरेंट पूरी दुनिया के डिफरेंट जितने भी आप कह लें कि मतलब लाइक लोग हैं, उनसे पूछ के एक रिसर्च हुई थी, जिसके बाद उन्होंने वो फेस बनाया था कि अगर किसी लड़की का या लड़के का फेस इन एंगल्स के अकॉर्डिंग हो तो वो अट्रैक्टिव लगेगा, और वो वैसा ही है। उस पे ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है। क्यों कुछ लड़कियां जो हैं वो अट्रैक्टिव लगती हैं या कुछ लड़के जो हैं उनके फेस अट्रैक्टिव लगते हैं, कैमरा में आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनका आपको फेस इतना एडिट नहीं करना पड़ता होगा, वो हर तरह की लाइट में अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका फेस बैलेंस्ड एंगल्स में होता है। वो एंगल ना मैंने बनाया है, ना आपने बनाया है, ना और किसी ने बनाया है। वो एंगल्स जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे जहन में वैसे रखे हैं कि अगर जो है आपका फेस जो है फ्रंट से देखें तो फ्रंट की ये 3 प्रपोर्शन इक्वल होनी चाहिए। इक्वल है तो आपका फेस अच्छा लगता है। साइड से अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन इट शुड टच द टिप ऑफ योर नोज एंड टिप ऑफ योर चिन। ये ऐसा है तो आपका फेस पतला और कंटोर्ड लगेगा। तो ये जो एंगल्स है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में ऐसे रखे हैं कि हमारा दिमाग जो है जब वो किसी फेस को इन एंगल्स के अंदर अंदर देखता है तो दैट फेस लुक्स ब्यूटीफुल। जो फेस जितना उन एंगल से बाहर होता जाता है, ठीक है, वो उतना हमें अट्रैक्टिव नहीं लगता। और मतलब ये जो लोग कहते हैं ना कि जी मतलब लाइक नहीं ये तो ऐसे ही प्यारा है, तो फिर अगर ऐसे होता तो हर लड़की दीपिका पादुकोण होती।
ठीक है, हर लड़का ही सलमान खान होता, तो ऐसा नहीं है। द थिंग इज के, और मैं इसकी एक एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि अल्लाह ताला चाहता तो हम सबको पढ़े लिखा पैदा कर सकता था, किसी को इंजीनियर पैदा करता, किसी को डॉक्टर पैदा करता, किसी को कुछ। अल्लाह के लिए ये मुश्किल नहीं था। अल्लाह ताला ने कहा पढ़ो, इम्प्रूव करो, तो एक सर्टन लिमिट्स में रह के अपने आप को ग्रूम करने और इम्प्रूव करने में मुझे नहीं लगता कोई मजायका है। MJ एहसन तो सरेआम एतराफ़ करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने क्या किया उनके साथ? MJ एहसन की जॉ लाइन ठीक की थी मैंने। बेसिकली MJ एहसन की जो थी वो स्लाइटली स्किन लूज थी यहाँ पे, ठीक है, और उनकी जो जॉ लाइन थी वो उतनी चिजल्ड नहीं थी। तो जो स्ट्रॉन्ग चिन होती है ना, वो लड़की या लड़के के फेस पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लड़की के फेस पे जो पॉइंटेड वी शेप चिन है, जो कि उसके नोज के साथ बिल्कुल अलाइंड होती है, वो उसके फेस को बड़ी फेमिनिन लुक देती है। जिस लड़की की भी फेस की जो चिन है वो वी शेप होगी और अलाइन होगी नोज के साथ, वो लड़की हमेशा कैमरे में या इवन रियल लाइफ में भी पतली दिखेगी, कंटोर्ड दिखेगी, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। जो लड़की है उनकी जो चिन है वो स्क्वायर होती है, मतलब इट शुड कम टू दिस लेवल। तो जब उसकी चिन स्क्वायर और चिजल्ड होगी तो वो लड़का बहुत मैस्कुलिन दिखता है, मतलब लाइक कि उनका फेस बड़ा स्ट्रांगली अपीलिंग दिखता है। तो चिन बड़ा रोल प्ले करती है। तो उनकी चिन जो थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो आई डिड दैट। तो वो तो उन्होंने ओपनली बताया भी है कि डिड इट, जो कि मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी। वट एवर ही डिड ही शोड एग्जैक्टली। रोसे भाई ये बताइएगा कि कुछ लड़कियां होती हैं जिनकी स्किन ठीक होती है, लेकिन कभी कभी उन्हें पिंपल्स या एक्नी के कोई मसाइल आते हैं। अब शादी है, 2 हफ्ते बाद बेचारी को एक पिंपल बन गया है, कोई एक्नी का आ गया मार्क उसके ऊपर। अब उसने उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने के चक्कर में वो कहते हैं जी 1 से 2 बन गए जी, वो मेरी स्किन ही खराब होगी, शादी तक वो टेंशन ले लेके। तो क्या इसका कोई इंस्टेंट सोल्यूशन होता है? यानी आपकी 1 हफ्ते बाद शादी है तो इसका कुछ हम या मेकअप से छुपा लिया, बाद में फिर वो खराब होता है, या ऐसी सिचुएशन में मेकअप करना चाहिए? अच्छा, एक तो मैं ये बात कहती हूँ कि जब आपकी शादी है तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में शादी कोई एक्सीडेंटली तौर पे तो होती नहीं है। शादी एक प्री प्लान थिंग होती है। जब आपकी शादी की डेट रखी जाती है तो आपको 5-6 महीने पहले अपनी स्किन के ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करने चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा कैनवस होगा उतनी अच्छी ऊपर पेंटिंग बनेगी। तो जितनी अच्छी आपकी स्किन होगी उतनी ही अच्छी आपका जो है वो ब्राइडल लुक या आपका जो मेकअप आर्टिस्ट है वो उस पर उतना अच्छा मेकअप कर सकेगा। तो एक तो ये चीज़ है कि मेरे अकॉर्डिंग 5-6 महीने पहले आपको एक अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर ये डिसाइड करना चाहिए कि आपने कौन से फेशियल्स लेने हैं या व्हाटएवर। अब क्वेश्चन कम्स कि जनरली ऐसा होता है कि शादी से पहले या अगर आपकी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ होने जा रही है, तो क्योंकि हम थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, उसकी वजह से ब्रेकआउट होती है। इट इज़ वेरी नेचुरल। अब अगर तो वो 1-2 ब्रेकआउट्स हैं तो उसके लिए बहुत सारे स्पॉट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, सैलिसिलिक एसिड बेस, ठीक है, बेंजाइल पेरोक्साइड बेस, जो मेरी वीडियोस में मेंशन भी है, तो आप वो लगा सकते हैं। और वो ये होता है कि उस पर वक्ती तौर पे वो पिंपल या एक्नी जो है वो थोड़ा काम डाउन हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप प्रॉपर एक्नी के पेशेंट हैं और आपको फेस दानों से भरा हुआ है और वो 2 हफ्ते में उसको ठीक किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता। रीजन बीइंग के जितने भी एक्नी के ट्रीटमेंट हैं वो आपकी स्किन को ठीक करने से पहले आपकी स्किन को खराब करते हैं। तो वो अगर आपके 2 हफ्ते रह गए हैं तो उन 2 हफ्तों में आपकी स्किन और ज्यादा खराब होगी ठीक होने से पहले। तो फिर उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने इतने साल ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फिर उन 2 हफ्ते में भी मत कराएं। बाकी अगर आपको एक्नी है तो आपको अपनी शादी से 5-6 महीने पहले कम से कम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। और क्योंकि एक्नी वाली स्किन पे अगर आप मेकअप करेंगे एक तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं 15 साल एक्नी की पेशेंट रही हूँ और मैंने दुनिया का महंगे से महंगा ब्रांड ट्राई करके देखा है, महंगे से महंगा प्राइमर फाउंडेशन ट्राई करके देखा है। और क्योंकि मेरे अपने जो लोग थे वो भी बुली करते थे कि जी मतलब बेसिकली दाने हैं, एक्नी है, तो आई ट्राई टू हाइड देम। कोई मेकअप आपकी एक्नी हाइड नहीं करता, बल्कि जब आप मेकअप से एक्नी हाइड करने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि आपके पोर्स और ज़्यादा क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो एक्नी और ज़्यादा वर्स होके बाहर आती है। तो ऐसा इतनी ज़्यादती अपनी स्किन के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एक्नी है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। एक्नी एक बीमारी है जो आपको फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हिट करती है। उसको एज अ बीमारी ट्रीट करें। वो मेडिसिन से ही ट्रीट होती है, वो लहसुन, अदरक, करेले, जामुन से ट्रीट नहीं होती।
उसके टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, खाने वाली दवाइयाँ होती हैं और इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो कराएं अपनी शादी से पहले। आपकी स्किन पे निशान अगर रह गए हैं तो उसको तो जो ब्यूटिशियन है वो कंसीलर से कंसील कर लेगी, लेकिन अगर एक्नी है तो डेफिनेटली वो मेकअप करके और ज़्यादा बुरी दिखेगी, तो उसको ऐसे करने की ना कोशिश करें तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल है ये डॉक्टर साहिबा, और ये आपके जो फैंस और व्यूवर्स हैं उनके लिए एक गिफ्ट है। ये मेरा क्वेश्चन वो ये है कि डॉक्टर जवेरिया जब ट्रैवल करती हैं, कहीं आती जाती हैं, तो वो क्या मस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बैग के अंदर मौजूद होती हैं? अब आप कहीं जा रही हैं तो ये तो मैं लेकर ही जाऊंगी, ये तो मेरे पास होना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ना बहुत लंबी चौड़ी स्किन केयर जो है वो करती हूँ। I'm a very busy person और I'm a very lazy person। यानी फिर आपके पास भी वो स्टार्स की तरह मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह करे मैं इतनी बड़ी इंसान हो जाऊँ। ठीक है, वैसे मुझे मेकअप करना नहीं आता। मुझे बहुत सारे लोगों ने अब ये यकीन दिला दिया कि मैं मेकअप में बुरी लगती हूँ, वैसे मैंने मेकअप करना छोड़ ही दिया। मैं मेरी 2-3 चीज़ें हैं, वो मेरा क्लिनिक जाने का मेकअप भी वही है, बर्थडे का मेकअप भी वही है, शादी का मेकअप भी वही है, खास मेकअप है, मैं हर जगह वही करती हूँ। और वो क्या है? तो उसमें एक मेरा टेंटेड सन ब्लॉक आता है, उसके ऊपर एक मैं फेस पाउडर लगाती हूँ, ब्लश लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, दैट्स इट, दिस इज। लेकिन जो स्किन केयर की आपने बात की वेकेशंस पे, 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरा डबल क्लेंजर, मैं रात में चाहे जितनी मर्जी थकी हूँ, मैं मतलब जब आती थी, अभी जब मैं रिसेंटली वेकेशंस पे गई हुई थी तो ऑब्वियसली आपको पता है हमें हाइकिंग की आदत नहीं होती। वहाँ पे मुझे ऐसे लगता था कि ये पता नहीं हमें कोई टॉर्चर कर रहे हैं, इतना चला चला के किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे कि मैं इनके साथ आ गई हूँ, इतना चलाते हैं ये मुझे। तो रात को जब आते थे तो थकन सब कुछ, लेकिन मैं डबल क्लींस करती थी अपना फेस। एक दफ़ा पहले मिसेलर वाटर से साफ करती थी, उसके बाद मैं अपने क्लिनजर से वॉश करती थी। डबल क्लिनजिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और अगर उसके बाद जो वेकेशन में मेरे में हिम्मत नहीं थी तो आई डिडंट अप्लाई। मैं अपनी स्किन को रेस्ट ज़रूर देती हूँ। आपकी स्किन के कुछ डेज ऐसे होने चाहिए जब आप अपनी स्किन पे कोई केमिकल ना लगाए। एट द एंड वो कोई भी सीरम है, कोई भी क्रीम है, किसी भी कंपनी की है, वो केमिकल ही है। तो मैंने अपनी स्किन को भी वेकेशंस दी है, तो मैंने सिर्फ डबल क्लींस किया, कभी मॉइस्चराइजर लगाया, कभी नहीं लगाया, और मैं सो गई। और मॉर्निंग टाइम में आई अप्लाइड डबल सन ब्लॉक। तो क्योंकि मुझे पता था कि मतलब मैं बाहर घूम फिर रही हूँ, तो सन ब्लॉक जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि वेकेशंस पे सम टाइम हम मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं या वैसे भी हम ज़रा एंजॉयमेंट के मूड में होते हैं, कुछ और करें ना करें, रात में क्लिनजिंग और सुबह उठ के जब आप बाहर जाने लगे हैं उससे पहले सन ब्लॉक इज़ मैंडेटरी। अदरवाइज आप अपनी स्किन को जितना डैमेज करके आएंगे 10 से 15 दिन में, उसको फिक्स करने के लिए आपको डॉक्टर जिया को या किसी को भी ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा, शायद उससे ज्यादा जितना आप वेकेशन पे स्पेंड करके आएंगे। ये तो बता दिया आपने कि आपको ढेर सारा ही पैसा देना पड़ेगा। 15 दिन की खराबी का ढेर सारा है, सोचे जिन्होंने सालों का खराब किया आप लोगों के पैसे। तो इसलिए सन ब्लॉक लगाए। सन ब्लॉक लगाए। मैं अपना डॉक्टर 6 गिलास पानी पी के बताऊंगी, 1 साल पूरा 6 गिलास पानी पीऊंगी। नहीं देखिए, द थिंग इज पानी पीने का स्किन से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। आपकी स्किन फ्रेश लगती है मे बी पानी पीने से, ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर आप ये कहें कि उससे आपके पोर्स, छाइयाँ, रिंकल, डार्कनेस, डार्क सर्कल, रंग, ये सब कुछ बेहतर हो जाए, तो 6 गिलास छोड़ के 6 जग भी पी लें तो ठीक नहीं होगा। तो खुदा के लिए पागल बनना छोड़ दे, ऐसा कोई पानी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। एंटी एजिंग, ये जो एजिंग की वजह से स्किन में प्रॉब्लम आते हैं, पानी हैज नथिंग टू डू विद देम। पानी कुछ नहीं कर सकता, ये एक मिथ है बहुत बड़ा। तो हमारी जो सेलिब्रिटीज है वो आपको एंटरटेन करने के लिए, उनसे सिर्फ एंटरटेन हो, उनसे स्किन एडवाइस लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इट वाज अ ग्रेट सेशन। और ये एक सेशन में तो हमारी आपकी गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। आपसे मजीद अब जब ये लगेगी पॉडकास्ट, उसके नीचे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस लेके हम आपके पास दुबई पहुंचेंगे और वहाँ से ही आपसे पूछेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पकड़ना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपने बातें बताई, बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए, ये वाज़ेह हुआ कि स्किन ट्रीटमेंट्स नॉट डेंजरस, आप ले सकते हैं, आपने अवेयर किया। और एक डॉक्टर का काम मैं समझता हूँ यही होता है कि वो लोगों को अवेयर करे और उनको एजुकेट करे। एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, यू आर मेकिंग अस प्राउड। और पाकिस्तान को भी, पूरे पाकिस्तान की आवाम को आप पे फ़ख्र है। आपका बहुत शुक्रिया,
जज़ाक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।